नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आंसर देख रहे थे अपन, उनमें आज नेक्स्ट वीडियो में अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत यानी कि किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। आपके पास ऑप्शन है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा है एम्फीबिया और चौथा है प्रोटोजोआ। तो बताइए इसमें क्या आंसर आएगा कि जो एक कोशिकीय जंतु हैं अमीबा और यूग्लिना, इसे किस फाइलम में रखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर सारे यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय जो जंतु हैं वो रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। तो दोस्तों जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में श्वसन जो है किसके द्वारा होता है, फेफड़े होते हैं। मनुष्य में श्वसन के लिए क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं यानी कि लंग्स होते हैं। उसी प्रकार जो मेंढक होता है वो किस अंगों के द्वारा श्वसन लेता है, क्या त्वचा के द्वारा, या फिर क्लोम पाए जाते हैं, या फिर फेफड़े पाए जाते हैं मेंढकों के अंदर, या फिर ये तीनों ही आकृतियां या तीनों ही संरचनाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेंढक के अंदर त्वचा भी पाई जाती है श्वसन के लिए, क्लोम भी होते हैं और फेफड़े भी होते हैं। तो ये तीनों के द्वारा क्या होते हैं, श्वसन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक मछली कौन सी है। वास्तविक मछली का मतलब है जो समुद्र में पाई जाती है, नदियों में पाई जाती है, जो वास्तविकता में मछलियां हैं, ठीक है, जो जल में पाई जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होती हैं, जो पिशीज वर्ग के अंदर आती हैं, वो कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस या सी ककम्बर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जो हिप्पोकैम्पस है वो वास्तविक मछली है जो पिशीज के अंदर आती हैं, मछलियों के अंदर आती हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार फिश जो है ये भी मछलियों के अंदर नहीं आती हैं, ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाई जाती हैं, इकाइनोडर्मेटा समूह में आती हैं। ये भी मछलियाँ नहीं है, केवल हिप्पोकैम्पस जो हैं वो वास्तविक मछली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है। तो दोस्तों आपको पता है मेंढक किस वर्ग का जंतु है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑस्टिकथिस, एम्फीबिया, सरीसृप या फिर कॉन्ड्रिकथिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंढक है वो आपको पता है मेंढक जल में भी रहता है यानी कि पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, ठीक है। तो जो जल और स्थल दोनों पर रहता है उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। क्या बोलते हैं उसे, एम्फीबियन। तो मेंढक किस वर्ग का जंतु है, एम्फीबिया है यानी कि एम्फीबियन वर्ग का जंतु है। क्लियर है। सरीसृप जो है वो रेंगने वाले जीव जो होते हैं वो सरीसृप आते हैं। जल में रहने वाले को क्या बोलेंगे अपन, फिशीज, जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो जल में रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेंढक किस वर्ग का जंतु है, तो एम्फीबिया का है, एम्फीबियन वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है। स्तनी यानी कि मैमल्स यानी कि मनुष्य भी स्तनियों के अंदर ही आता है। तो इनका जो हृदय होता है, दिल होता है, ये कितने कोष्ठ यानी कि कितने चेंबर का बना होता है। तो जो दोस्तों अगर स्तनियों के हृदय की बात करते हैं तो इस प्रकार से होता है, इसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद यानी कि 2 आलिंद पाए जाते हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 2 नीले यानी कि वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो 1, 2, 3 और 4। तो स्तनियों का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठकों का मिलकर बना होता है, 4 कोष्ठक उसमें पाए जाते हैं, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है, ठीक है। भैंस, बकरी, मनुष्य या व्हेल। अगर दोस्तों टेम्परेचर की बात करें तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है। वहीं भैंस का जो तापमान होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बकरी का जो तापमान होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सर्वाधिक तापमान जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियां किस अंग से सांस लेती है। तो दोस्तों मछलियां क्या नाक होता है, तो नाक तो बिल्कुल नहीं होता है। त्वचा होती है लेकिन त्वचा से सांस नहीं लेती है मछलियां। गिल यानी कि गलफड़े। नेक्स्ट है मुंह, मुंह से सांस भी नहीं लेते। तो मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं, गिल से, या फिर ऑप्शन में हो अगर गलफड़े तो वो भी सही हो जाएगा। तो मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं, गिल्स। मछलियों में सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े स्तनधारी का नाम क्या है। तो दोस्तों हाथी सबसे बड़ा स्तनधारी अपन सोचते थे, लेकिन हाथी सबसे बड़ा स्तनधारी यानी कि मैमल्स नहीं है। डॉल्फिन भी नहीं है, मनुष्य तो और छोटा है। जो ब्लू व्हेल है दोस्तों, क्या है, जो ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ा स्तनधारी है, जो कहाँ पर पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। ये मछली नहीं है, ये एक मैमल्स हैं, क्लियर है।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा स्तनधारी क्या हो जाएगा, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास एमू, कीवी, हमिंग बर्ड या फिर गोरैया। तो यहाँ पर छोटा पक्षी पूछा है तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा हो जाएगा, हमिंग बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है। जो कशेरुक जंतु होते हैं, वर्टिबल कॉलम वाले जो जंतु होते हैं, उनका सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है। क्या इनेमल होता है या फिर दांत होते हैं या फिर जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है, और कलाई की हड्डी जिसे फिबुला, टिबिया फिबुला जो कहा जाता है, क्या वो हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक कठोर भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनेमल होता है। तो कशेरुक जंतुओं के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग इनेमल होता है। इनेमल आपने देखा होगा दांतों के अंदर जो पाया जाता है वो क्या होता है, येलो वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या हो जाएगा, इनेमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है। जो व्हेल मछली होती है उसमें श्वसन के लिए क्या संरचना पाई जाती है। तो दोस्तों अभी अपन ने बात करी थी कि व्हेल क्या होता है, एक स्तनधारी प्राणी होता है, यानी कि मेमल्स होता है, ठीक है। और मेमल्स में सांस लेने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है, फेफड़े पाए जाते हैं। तो व्हेल ना तो गिल से, ना ही त्वचा से, ना ही मुंह से सांस लेता है, बल्कि उसमें सांस के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। जो आधुनिक मानव है उसे जंतुओं के सिटीभीमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स या फिर इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा के अंदर आपको बता दें कि जो कीड़े आते हैं, जो 6 पाँव वाले जो आते हैं जॉइंट वाले, वो क्या होते हैं, कीड़े इंसेक्टिवोरा के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। तो आधुनिक मानव किस में आएंगे, प्राइमेट्स के अंदर आएंगे। किस में आएंगे, प्राइमेट्स के अंदर। और प्राइमेट्स के अंदर दोस्तों, प्राइमेट्स का मतलब होता है नर वानर। तो मनुष्य क्या है, नर वानर है। तो इसमें क्या है, बंदर, कपी, लंगूर, लीमर, ये सब किस में आएंगे, मानव। इवन मानव भी किस में आएंगे, प्राइमेट्स के अंदर आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। दोस्तों उत्तकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान के बारे में पूछा है तो क्या साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी। तो अगर दोस्तों साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी को अगर बात करें तो इसे कहा जाता है हिंदी में कोशिका विज्ञान। क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को बोलते हैं दोस्तों उत्तक विज्ञान या फिर उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करें दोस्तों तो मॉर्फोलॉजी होते हैं जो मनुष्य के या फिर किसी भी जीव के शरीर के अंगों की जो संरचना होती है, अंगों की संरचनाओं का अध्ययन, स्ट्रक्चर का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी क्या होता है दोस्तों, आपको पता है शरीर की आकारिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी। ठीक है। और उनकी कार्यकी का अध्ययन, उनके शरीर के अंगों की कार्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। दोस्तों कोशिकाएं मिलकर क्या बना जाती हैं, छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे जो उत्तक इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको मिलाकर क्या बनता है, एक अंग बनता है, ऑर्गन बनता है। बहुत सारे अंग मिलाकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है उत्तक, अंग, अंग तंत्र। तो यहाँ पर कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, उत्तक। तो आंसर हो जाएगा उत्तक। उत्तकों का समूह अंग और अंगों का समूह क्या कहलाएगा, अंग तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होती है। पुनरुत्पादन का मतलब होता है दोस्तों रीजनरेशन, यानी कि कोई से भी अंग अगर डैमेज हो जाता है तो उसको फिर से बनाने की क्षमता या फिर रीजनरेशन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर है संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिकीय उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू, उपकला मतलब। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में, तो संयोजिक उत्तकों में भी नहीं पाई जाती है, पेशियों में भी कम पाई जाती है, तंत्रिकीय में सबसे कम न के बराबर पाई जाती है, लेकिन उपकला उत्तक जो होते हैं, जो एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं उनमें जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, वो पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा क्या होती है उनमें पाई जाती हैं। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला उत्तक कौन सा है? तो दोस्तों ऐच्छिक और अनैच्छिक, वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री जो क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने वाला उत्तक कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास पेशीय, संयोजी, तंत्रिका और उपकला। तो जो तंत्रिका उत्तक होता है वो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आपने नाम सुना होगा रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं, जो अनैच्छिक क्रिया होती हैं, उसको भी कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो दोस्तों रक्त पेशी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है या फिर उपकला उत्तक है? उपकला उत्तक होगा नहीं, तंत्रिका उत्तक होगा नहीं, पेशी उत्तक भी नहीं होगा। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? क्या हृदय में, आमाशय में, आहार नाल में या फिर त्वचा में? तो यहाँ पर आ जाएगा आमाशय में कौन से प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? अरेखित उत्तक पाए जाते हैं। संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन कौन से हैं? यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण, लिम्फ जो ब्लड में पाया जाता है, क्या ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है? हड्डियाँ, क्या बोन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? प्रोटीन, क्या प्रोटीन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो दोस्तों ब्लड भी होगा, बोन भी होगा और प्रोटीन भी होगा कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संकुचनशील यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है संयोजी उत्तक, रेखित उत्तक, तंत्रिका उत्तक या फिर पेशी उत्तक? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? पेशी उत्तक होता है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू संकुचनशील उत्तक जो होता है वो क्या होता है? पेशी उत्तक होता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।